हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सीडीपी के नए क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स आपके जो 2024 में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसका सेम टू सेम जो है कि वो वही पेपर हमने लिया है जो आपके एग्ज़ाम में 2024 में पिछली बार आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की सीटेट से संबंधित क्लास मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए पहले आप इसको पेपर को, तो ये आपका पेपर SAS 24 और आपका बुकलेट नंबर आई है। ठीक है, और देख लीजिए पहले आप लोग की इसमें से आता क्या क्या है, नहीं तो आप लोग का देख लीजिए। पहले आपका देखिए भाग 1 है बाल विकास, दूसरा आपका गणित है, तीसरा आपका दिया है पर्यावरण अध्ययन, चौथा है आपका भाषा अंग्रेजी अथवा हिंदी, और पांचवा है आपका अंग्रेजी और हिंदी, यानी किसी एक को इसमें से चुनना था। तो देख लीजिए आपका 1 से 30 तक बाल विकास, दूसरा है आपका ये आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी आपका आएगा कुल कितना 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका है पेपर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स सीडीपी का 30 क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बारी बारी से। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको डेली टू डेली क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है, देखिए आपका दिया है जेंडर संबंधता, जेंडर समानता, जेंडर समता और जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए आपका फ्रेंड्स क्या सही हो जाएगा, इसमें इसको कहते हैं हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता, यानी आपका इसमें फोर्थ वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। जीरो आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर दिया आपका कि अपसारी चिंतन ... जबकि अभिसारी चिंतन है। ठीक है, आपका देखिए ऑप्शन क्या कह दिया है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है, पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका ऑप्शन क्या दिया है कि एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन है आपका कि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और जो है कि एक सही समाधान पर स्थिर है। ठीक है, तो यही वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, इसको आपको याद रखना है। जी रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया है पहला नंबर कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो वैकृत न करे। दूसरा ऑप्शन है आपका, एक बात आप लोग को पहले से याद रखनी है कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है कि क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे ज़्यादा गलत करेंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं कि है या नहीं है, और उसके बाद आप ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देंगे और सही वाले को लगा देंगे।
तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहले इस बात को याद रखना है कि शिक्षा के बारे में सही नहीं है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा आपका दिया है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तो ये भी बात सही है। तीसरा आपका दिया है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। लेकिन चौथा वाला ऑप्शन देख लीजिए, आपका क्या दिया कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो जहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि देखिए यहाँ पे जहाँ पर मानक मूल्यांकन की बात किया जाए वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी मानक और मानकीकृत का बात नहीं करता है ये। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव का आंसर आपका हो जाएगा निगेटिव। तो फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि अभिकथन ए दिया है और आर दिया है। अभिकथन ए दिया है आपका कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये बात आपका सही है कि जो भी आप पहले से जानते हैं उसी के आधार पर जो है कि आगे बढ़ते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका दिया है आर की पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संशोधित करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका सही बात है। तो क्या हो गया आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन ए वाला याद रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपका दिया है कि अभिकथन ए बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है और दिया है कि बचपन का विकास बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए आपका बचपन में जो है कि अलग अलग संस्कृतियों के तरह से अलग अलग अनुभव किया जाता है बचपन। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है। लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक यानी सभी का विकास एक साथ होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है और ए वाला जो है कि आपका सही है। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर। दिया कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ऑप्शन ए दिया है आपका सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा ऑप्शन दिया है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चौथा ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। ठीक है, तो देखिए आपको बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया अभिप्रेरणा, इस बात को आपको पहले याद रखना। अभिप्रेरणा आरोपण सिद्धांत के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, सबसे बेहतर प्रदर्शन की संभावना है किसमें, देखिए इसमें जो है कि आंतरिक अभिप्रेरणा आप लोग नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जो है कि आपका
बेहतर प्रदर्शन करता है इसमें। ठीक है, आपका तीसरा नंबर इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। देखिए वो बोले थे ना आपको मानकीकृत जहाँ पर आ जाए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा आपका हो गया छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये भी आपका निष्क्रिय जहाँ पर वर्क करता है ये भी आपका हो जाएगा गलत। ये टैग वर्ड है, याद रखना है। ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन दिखाई दिया है कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और चौथा आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीखना जो है कि प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि कोई उसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण होना चाहिए। तो ये आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही, सॉरी इसमें 4 नहीं होगा, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका तीसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, सार्वभौमिक नहीं होना चाहिए। ये वाला आपका चौथा नंबर गलत है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो देखिए यहाँ पर तर्क की बात किया जाए, चिंतन और समस्या समाधान की बात किया जाए तो देखिए आपका वो होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, तो वो दिए थे आपके जीन पियाजे जी। ठीक है, इसने क्या कहा था, 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, एक होता है संवेदीगामी, दूसरा जो होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होता है आपका वो होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में जो है कि बताए थे तो ये आपके तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है इसी में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था आपका कोहलबर्ग ने, ये भी आपको याद रखना है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिए थे आपके गोत्स्की। अगला आपका क्वेश्चन है, गोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डॉट बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें जो है कि आपका क्या राइट हो जाएगा, असंतुलन, निजीवाक, संगठन और दिया जाए आपका अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इसमें निजी वाक। ठीक है, निजी वाक जो है कि बच्चों के नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि अभिकथन ये दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और बदले जा सकते हैं। ठीक है, और आपका कारण आर दिया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, तो देखिए आपका ये दोनों बात क्या है, सही है। ठीक है, ये भी आपका जो बच्चों पे आधारित जो है कि उन्होंने अपना
जो सिद्धांत दिया था उसी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताए थे कि नियम और कानून की व्यवस्था उनके जो है कि सिद्धांत में दी गई है। ठीक है, और ये भी बताया गया था कि उनका जो चरणों में जो विकास होता है बच्चों का, वो एक नैतिक विकास क्रमिक रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपका आर सही है और ए भी सही है। ठीक है, यानी दोनों सही है और आर जो है कि ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए सही। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उनकी संबंधित विशेषताओं की सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट है। तो देखिए, आपका एक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। दूसरा आपका दिया है संगीतमय यानी प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। चौथा है आपका स्थानिक यानी कि प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर संगीतमय यानी कि प्रदर्शन करना, जैसे कि आपका नृत्य करना। ठीक है, आपका जो है कि नृत्य से संबंधित कुछ भी करना, जो है कि बजाना गाना जो है। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा नृत्य कौशल, ये हो जाएगा आपका संगीत में कौशल। ठीक है, प्रदर्शन करना, रचना करना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर। ठीक है, ये प्राकृतिक वातावरण में हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, ये होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये स्वयं को करता है, स्वयं को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक में एक होता है ये है आपका अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, एक होता है अंतर्वैयक्तिक, तो उसमें जो है दूसरों को समझा जाता है। तो आपका इसमें हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम के बारे में सही नहीं है, आपको इस बात को याद रखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछता है, नहीं लगाते लास्ट में, और आप जो है सही वाले को मार के आ जाएंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है। पहले ऑप्शन 1 दिया है आपका कि अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। तो ये भी बात आपकी क्या है सही है, अधिगम जो है पूर्व ज्ञान पर ही निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। ठीक है, ये भी बात सही है, इसके पुनर्गठन से ही संबंधित होता है अधिगम। तीसरा आपका दिया है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संशोधित होती है। तो अधिगम जो है कि सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक क्रिया द्वारा क्या होता है संशोधित होती है, ये भी बात सही है। और चौथा आपका दिया है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए आपका नेगेटिव का नेगेटिव तो हो जाएगा चौथा नंबर आपका इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये वाला आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 13। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो देखिए समस्या समाधान को जो बढ़ावा देता है, ऑप्शन ने दिया है अपसारित चिंतन, दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है निष्क्रिय अनुसरण, और चौथा है आपका प्रक्रिया सेट। तो देखिए आपका हो जाएगा समस्या समाधान को जो बढ़ावा देता है, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका अपसारित चिंतन जो है कि समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो फर्स्ट नंबर आपका 13 का एक नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि किस चरण में। ठीक है, पहले चरण में
पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पाँचवें। ठीक है, तो बताना है आपको इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए ये कहे थे आपके दूसरे चरण में। ठीक है, आपको दूसरा नंबर आपको याद रखना है। इसमें इस प्रकार की बात कहे थे कि बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य करने के लिए अपना ही लाभ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोहलबर्ग ने एक हिंज के बारे में बताया था, उनकी कहानी पर आधारित उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। तो आपको याद रखना है, पढ़ लेना है। अगर आप लोग पढ़ा नहीं होगा तो इसमें कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ लेना है, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जीरा आप क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 15 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन ए दिया है आपका कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि सामाजिक समानता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका कि सामाजिक क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपको कभी भी याद रखना है कि विभाजन की बात जो है कि बच्चों को नहीं करना है इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। कभी भी अलग नहीं करना है, तो ये भी आपका दूसरा नंबर गलत हो गया। रूढ़िवादिता की बात इसमें नहीं करना है। ठीक है, ये भी आपका तीसरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा जागरूकता की बात करना चाहिए और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो देखिए उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन देखिए दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है यह व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। और चौथा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए जो प्रतिपुष्टि की जो विशेषता होती है ये होती है सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा राइट। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहसावस्था में ऑप्शन ए कि अंगों, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ता रहता है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि विकास सिर से पांव तक होता है। ऑप्शन 3 दिया है कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। चौथा ऑप्शन दिया है कि सूक्ष्म गतिकीय कौशल के विकास के साथ शारीरिकी विकास तेजी से होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, विकास तो सिर से पैर की ओर होता है, ये भी बात सही है, लेकिन जो है कि सहसावस्था में नहीं होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भाषा का तेजी से विकास होता है क्योंकि ये एक संवेदनशील अवधि है, तो ये आपका गलत है और इस अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, सूक्ष्म गतिकी कौशल विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका हो जाएगा सही 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अंग, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, तो ये बात आपका क्या है, सही है। अब रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया है, अभिकथन ये दिया है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को
उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्या है। और आर दिया है आपका, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो देखिए आपका इसमें जो है कि क्या है, उचित स्थान देना चाहिए संस्कृति को और मूल्य भी देना चाहिए। तो ये बात आपकी सही है गई। और दिया है कि इसमें संस्कृति की पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहिए। यानी कि ये भी आपका आर सही और ए सही और आर दोनों सही हो गया। ठीक है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर आपका जो कि फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है। यहाँ पे आपको बात को याद रखनी है, नहीं माना जाता है, तो यानी कि आपको निगेटिव वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणाओं की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। और चौथा देखिए आपका ऑप्शन दिया है कि एक आकलन एक छात्र की सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो आप लोग को पहले भी बताएं कि जहाँ पर मानदंड की बात कर दिया जाए, मानक की बात कर जाए, वहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पर तुलना की भी बात नहीं करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा नंबर ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशेषता कौन सी है। ठीक है, तो देखिए आपका पठन वैकल्य याद रखना है आपको, यानी पढ़ने से संबंधित वैकल्य। तो ऑप्शन ए दिया है आपका कि रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तीसरा दिया है शारीरिक समन्वय में कठिनाई और स्थानिक समझ अथवा जानकारी में कठिनाई। ठीक है, देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता ये होती है आपकी कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण, यानी कि दूसरा नंबर राइट हो जाएगा ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ठीक है, पठन का मतलब होता है पढ़ना, तो पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ध्वन्यात्मक। इसी को आपको क्वेश्चन को एग्जाम में घुमा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, इसी को कहते हैं पठन वैकल्य। ठीक है, पहले एग्जाम में देता था कि पढ़ने में कठिनाई, लेकिन क्वेश्चन को जो है कि ऑप्शन के अनुसार घुमा दिया है कि इसमें जो है कि बच्चे गलत कर देंगे। तो आपको ध्वन्यात्मक याद रखना है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ऑप्शन आपका ए दिया है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। दूसरा ऑप्शन कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं।
तो देखिए आपको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। छात्रों की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने का योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ठीक है, तो छात्र से क्या करना है, जानकारी का मूल्यांकन करना है। तो वे जो है कि क्या करते हैं, आपका हो जाएगा वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें जो है फ्रेंड्स ये सारांश नहीं मांगते हैं, ये हो जाएगा आपका इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ये वाला आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कि वे प्रश्न जो छात्रों की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि बाध्यता एक डॉट डॉट स्थिति है जबकि अक्षमता एक डॉट डॉट स्थिति है। ठीक है, तो देखिए बाध्यता जो है एक क्या है, जैविक स्थिति है और अक्षमता जो है एक कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट नंबर, ये आपका पहला नंबर इसमें हो जाएगा आपका ये राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। दूसरा ऑप्शन है, भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। चौथा ऑप्शन है, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका दूसरा राइट। ठीक है, यानी कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संशोधित होता है। तो देखिए भाषा का विकास कैसे संशोधित होता है। ऑप्शन दिया है आपका एक नंबर, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो देखिए आपका जो है कि संकेत का इसमें प्रयोग नहीं करना है मूर्त में। उसके बाद देखिए अपना मातृभाषा की अवहेलना नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और आपका दिया है कि जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं। ठीक है, तो औपचारिक भाषा पर नहीं ध्यान देना है। और इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन चौथा नंबर। इसमें हो जाएगा चौथा नंबर नहीं है, इसमें एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर राइट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका 24 नंबर हो गया। अब ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है कि अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। दूसरा ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तीसरा ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। और चौथा है कि अभिप्रेरणा जो मानदंड के भय से आती है।